नेक्स्ट है डबल स्लिट फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन पे बात करते हैं। डबल स्लिट फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन आप कह सकते हैं कि 95% सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का कॉपी पेस्ट है। मतलब अगर आपने सिंगल स्लिट को तैयार कर लिया है और सिंगल स्लिट आपसे बन जा रहा है, तो डबल स्लिट डिफ्रैक्शन को बिना पढ़े भी आप बिना पढ़े लगभग 90% अच्छे से कर सकते हैं। और अगर एक बार सिंगल स्लिट की तैयारी करके डबल स्लिट को देख भर लेते हैं आप, बस जस्ट देख लिया, तो मेरे को लगता है ये पूरा का पूरा आपसे बन जाएगा। चलिए बात करते हैं डबल स्लिट की। तो एक काम करिए, सिंगल स्लिट वाला जो नोट्स है ना आपका, उसको खोल के रखिए पूरे इस डिस्कशन में। ठीक, ये पहला और इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो चलिए, उसमें आपने फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन को डिफाइन किया था कि इसमें जो सोर्स होता है और जो स्क्रीन होते हैं वो एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं। इसमें लेंस का यूज करते हैं और इसमें प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होता है स्लीट से। एज इट इज कॉपी करके यहां भी उसी चीज को छाप दो। हो गया। चलिए दूसरा इंपॉर्टेंट और डिस्कशन, ये डायग्राम देखिए। आप अपने कॉपी के डायग्राम में देखिए और इस डायग्राम में केवल एक अंतर दिख रहा होगा कि अगर ये बीच में ये वाला पार्ट नहीं होता, ये वाला पार्ट नहीं होता, तो आपका सिंगल स्लिट वाला ही केस था। एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स जिससे स्फेरिकल वेव फ्रंट निकलेंगे जो लेंस L1 पे इंसिडेंट होगा, और ये स्लिट से होकर के इस स्क्रीन, यहाँ एक स्क्रीन है, उसके P पॉइंट पे लेंस L2 के थ्रू यहाँ इंसिडेंस हो जाएंगी। एक काम करिए, केवल यहाँ एक ही डिफरेंस है कि यहाँ दो स्लिट लिया है आपने ए बी और सी डी, और इन दोनों स्लिट की चौड़ाई कितनी है, ए है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ए चौड़ाई है और ये भी ए है, और ये बीच का जो अवरोध है, बीच का जो ऑब्स्टेकल है, उसकी चौड़ाई बी है। एक नया लाइन ये ऐड करिए। कंस्ट्रक्शन जो आपने सिंगल स्लिट का लिखा था अपने नोट्स में देखिए, वहां जहां पे स्लिट ए लिखे हैं वहां लिखिए स्लिट ए चौड़ाई के दो स्लिट हैं, दो पतले स्लिट हैं। लिखा? बाकी लाइट सोर्स लेंगे, लिखिए। ठीक, यहां केवल ये डिफरेंस है, दो पतले स्लिट। बाकी मिला के देख लीजिए आप। MM डैश, L1 लेंस, प्लेन वेव फ्रंट, L2 XY स्क्रीन पे फोकस होगा। कंस्ट्रक्शन भी उसी का कॉपी करके यहां पेस्ट कर दिए, केवल स्लीट को चेंज किए हैं कि यहां ए विड्थ के दो स्लीट AB और CD हैं। हो गया। चलिए अब बात करते हैं इसके वर्किंग की। वर्किंग की अगर बात करेंगे तो आप अपने सिंगल स्लिट वाले वर्किंग को देखिए, इधर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्या हुआ, लाइट सोर्स एस से जो स्फेरिकल वेव फ्रंट निकला था उस लेंस L1 के थ्रू ये कहां आ गए, स्लीट AB के मिडिल पॉइंट O1 पे। ध्यान दीजिए, स्लीट AB के मिडिल पॉइंट O1 से और स्लिट CD के मिडिल पॉइंट O2 से इस लेंस L2 पर इंसिडेंट होंगे। इस लेंस L2 पर आपतित होते हैं और ये लेंस इसको स्क्रीन XY के बिंदु P पर इंसिडेंट करवाएगा। चूंकि O2P और O1P एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, इनमें कोई पथांतरीय कलांतर नहीं है, तो यहां केंद्रीय उच्छिष्ट बनेगा। अब मान लेते हैं कि OP से थीटा एंगल पे लेते हैं कोई पॉइंट P डैश है। इस OP से ये वाला लाइन से, ये वाले लाइन से एक लाइन ये है, ये वाला लाइन है, इससे थीटा एंगल पे आपके लाइट रे डिफ्रैक्ट हो गए हैं। तो ये वाला स्लिट के लिए डिफ्रैक्शन थीटा एंगल पे, ये वाले स्लिट के लिए डिफ्रैक्शन थीटा एंगल पे, और ये P डैश पे जाके मिलेंगे।
पी डैश का नेचर कैसा होगा, ये डिपेंड करेगा ये O2 पी डैश और O1 पी डैश के बीच के पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के ऊपर, और उसी पे हम लोग को डिस्कशन करना है। बस मेरे ख्याल से मैं पूरा का पूरा आपके उसी पार्ट को उठा दिया। केवल एक ही चीज लिखना है आपके कि ए बी स्लीट का मिडिल पॉइंट और सी डी स्लीट के मिडिल पॉइंट से, बस इतना ही। ए बी स्लीट के मध्य बिंदु से पी डैश की दूरी और सी डी स्लीट के मध्य बिंदु से पी डैश की दूरी दोनों क्या है, अलग अलग हैं। अब क्या कर देंगे, आगे का कैलकुलेशन करना है अगर, तो फिर से वही यहां से एक लंब डाल देंगे, ये लंब डाल देंगे और ये लंब डालेंगे, तो ये एंगल कितना होगा आपको फिर से वो लेक्चर पता है कि ये थीटा ही होने वाला है ना। बाकी अब पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस वाला ट्रीटमेंट करेंगे। पहले आप एक काम करिए, अपना वर्किंग लिखिए। ये 2 स्लिट लिया है, मतलब 2 सिंगल स्लिट एक साथ मिल गए हैं अब ना, तो हाइगन के नियम से द्वितीयक तरंग इकाई उत्पन्न होगी जो ओपी डायरेक्शन पे L2 से P बिंदु पे जाएंगी। यहाँ पे कोई पाथ डिफरेंस नहीं होगा, कोई पाथ डिफरेंस नहीं है तो ये उच्चिष्ट होगा। P डैश अगर लें एट एंगल थीटा विद द OP, तो इस केस में क्या आ जाएगा, इसमें पाथ डिफरेंस होगा। पाथ डिफरेंस कितना, क्योंकि CD का जो मध्य बिंदु है वो AB के मध्य बिंदु की अपेक्षा अधिक होंगे, तो इसमें पथांतर आएगा और उसी पथांतर और कलांतर को हम लोग को स्टडी करना है। देखिए क्या क्या समझ में आ गया आपको बिना कुछ किए ना, और बहुत जल्दी जल्दी में। इंट्रोडक्शन, डायग्राम, संरचना, वर्किंग, बोलिए क्लियर है यहां तक। अब आगे जो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है पाथ डिफरेंस के लिए, उसको थोड़ा सा देखेंगे। आप अपनी कॉपी बंद मत करिए, जो आप सिंगल स्लिट वाला देख रहे हैं बिल्कुल देखते रहिए, पेंसिल से मार्क करते जाइएगा कि कहां पे एक्स्ट्रा ऐड करना है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो एकल स्लिट से सिंगल स्लिट फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन आपने पढ़ा था, उससे आप जानते हैं कि आर की जो वैल्यू है ए साइन अल्फा बाई अल्फा है। जानते हैं ये, हम लोग सिंगल स्लिट की बात कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं सिंगल स्लिट की बात, क्योंकि ए बी एक सिंगल स्लिट है और सी डी भी एक सिंगल स्लिट है, तो ये दोनों सिंगल स्लिट की हम लोग बात कर रहे हैं। तो पहले बात किसकी, सिंगल स्लिट वाले केस की। तो सिंगल स्लिट वाले केस में आप जानते हैं कि आर की वैल्यू ए साइन अल्फा बाई अल्फा है, जानते हैं। और दूसरा, ये जो 2 अल्फा होता है फेज डिफरेंस के बराबर होता है, और ये फेज डिफरेंस 2 पाई बाई लेमडा ए साइन थीटा निकलता है। यहां जो ये अल्फा है, ये जो अल्फा है, इसमें 2 अल्फा अगर इसको कर दें तो ये फेज डिफरेंस के इक्वल होगा, और ये 2 पाई बाई लेमडा ए साइन थीटा आता है। और अगर आप पूछे अल्फा कितना, तो मैं बोलूंगा भाई ये वाला 2 और ये वाले 2 को काट देना और फाई को हटा दो यहां से, तो अल्फा इक्वल टू पाई बाई लेमडा ए साइन थीटा आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू। क्लियर है। अब यहां 2 स्लिट हैं, एक स्लिट ए बी है और एक स्लिट सी डी है, और ये दोनों ही एक ही लाइट सोर्स से मिले हैं, तो दोनों के दोनों कोहेरेंट सोर्स हैं। ठीक ठीक है। अब अगर इससे थीटा एंगल पर कोई एम्पलीट्यूड ये निकल रहा होगा, तो इनमें व्यतिकरण भी बनेंगे। 2 तरंगे एक साथ एक ही दिशा में पहुंच रही हैं तो व्यतिकरण होगा। अब जो ये व्यतिकरण होंगे उसके लिए पथांतर निकालना जरूरी है, तो व्यतिकरण के लिए पथांतर निकालेंगे। तो डायग्राम देखिए अपना, ये दिख रहा है डायग्राम, डायग्राम दिखा आपको। इस डायग्राम में O2n पाथ डिफरेंस है, O2n पाथ डिफरेंस है, डायग्राम में क्लियर है। अब हम लोग इस ट्रेंगल को ध्यान दीजिए। कौन सा ट्रेंगल, O2NA, O2NA दिखा, उस ट्रेंगल में O1 से लेकर के B तक की दूरी a/2 होगी, क्योंकि A और B टोटल A था, और बीच का ऑब्स्टेकल कितना है, B है, और नीचे फिर आधा a/2। तो उस केस में जो ये कर्ण निकल के आएगा 90 डिग्री के सामने को आप लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं, तो a/2 ऊपर का, a/2 नीचे का और बीच में B,
ठीक है, तो ए प्लस बी आएगा उसका कर्ण की लंबाई। तो ये वाला ट्रायंगल देखिए, डायग्राम दिख रहा है। इसी डायग्राम में देखिए कितना आया, O1 N O2 में अगर आप साइन थीटा लगाएंगे तो O2 N एंगल के जस्ट सामने, और O1 O2, तो O2 N कितना होगा, इसकी वैल्यू रखिए, ये तो पाथ डिफरेंस के इक्वल है। और ये a/2 पहले वाले के मध्य बिंदु से b, और ये a/2, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये पाथ डिफरेंस a प्लस बी आएगा। इसके बाद में ये जो वैल्यू है पाथ डिफरेंस का, a प्लस बी साइन थीटा निकल के आया। यहां तक क्लियर हुआ? व्यतिकरण की बात कर रहे हैं और उसके लिए आपने a प्लस बी साइन थीटा लिखा है। अब O1 P डैश और O2 P डैश के बीच का कलांतर कितना होगा, क्योंकि 2 पाई बाई लेमडा पथांतर होता है, ये फेज डिफरेंस जो होगा 2 पाई बाई लेमडा पाथ डिफरेंस होता है। तो इस पाथ डिफरेंस को यहां रख दीजिए, तो फाई की वैल्यू 2 पाई बाई लेमडा a प्लस बी साइन थीटा दिखेगा। क्लियर हुआ इंटरफेरेंस के केस में? अब ये जो पॉइंट P डैश रहा, उस पे दो आयाम हैं। एक सिंगल स्लिट वाला केस लें तो a साइन अल्फा बाई अल्फा और फेज डिफरेंस फाई का, ठीक। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा, देखिए, एक वेक्टर पहले स्लिट से जो निकला उसके लिए आयाम कितना है, a साइन अल्फा, ये वाला। दूसरा जो स्लिट से निकल रहा होगा ये वाला, इन दोनों के बीच में फाई का फेज डिफरेंस है, मतलब ये जो एंगल होगा वो फाई का है। और इन दोनों के आयाम और इसका आयाम, तो ये रिजल्टेंट को दिखाएगा। ये रिजल्टेंट मान लेते हैं r हो गया। इसका आयाम कितना है, जो जा रहा था ए बी से, सॉरी सी डी से a साइन अल्फा, अगला a साइन अल्फा, और दोनों के बीच में फाई का कलांतर है। तो इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखिए और r निकालना है तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ ट्रेंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दीजिए। सदिश योग के त्रिभुज का नियम, अगर कोई त्रिभुज की दो आसन्न भुजाएं दो सदिश को व्यक्त करती हैं तो उसका थर्ड साइड उन दोनों के रिजल्टेंट को दिखाता है। ट्रेंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपने पढ़ा है। अगर मान लेते हैं ये वेक्टर a होता, बोलिए हाँ, और मान लेते हैं ये वेक्टर b होता, तो बोलिए r कितना होता। r की वैल्यू कितना, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस दोनों के बीच का एंगल होता ना। तो यहां देखिए, इसका स्क्वायर रूट अंडर, इसका स्क्वायर रूट अंडर प्लस 2 ये और ये कॉस फाइव, लिख दीजिए। सदिश योग के त्रिभुज के नियम से परिणामी आयाम निकलेगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकला ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, और ये इसको अगर सिंपल करेंगे तो ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर ए और ए का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, अल्फा का स्क्वायर कॉस फाइव, और ये दोनों ऐड हो गए तो 2, और यहां आ गया इतना। इसमें ध्यान दीजिए, अगर ये स्क्वायर वाले टर्म को कॉमन निकाल के बाहर निकाल दें, रूट से बाहर आएंगे तो ए स्क्वायर का ए बाहर निकलेगा, साइन स्क्वायर अल्फा का साइन अल्फा निकलेगा, और अल्फा स्क्वायर का अल्फा बाहर आ जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, 2, और यहाँ भी 2, तो 2 कॉमन, यहाँ टोटल ये बाहर निकल गया है, तो ये हो गया 1, और यहाँ से cos फाइव, तो 1 प्लस cos फाइव। कोई टिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला जानते हैं आप? 1 प्लस cos फाइव के लिए कोई टिग्नोमेट्री का फॉर्मूला जानते हैं? एक फॉर्मूला ये होता है, cos फाइव प्लस 1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 5/2। cos फाइव प्लस 1 कर देंगे तो 2 cos स्क्वायर 5/2 निकलेगा। तो यहाँ रख दीजिए cos स्क्वायर 5/2। तो ये वाला 2 है, ये वाला 2 है, दोनों बाहर निकल गए, और cos स्क्वायर भी बाहर निकला, और cos स्क्वायर भी बाहर निकला, तो क्या हो जाएगा, 2 cos 5/2 बाहर निकल के आ गया। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना निकला, 2a साइन अल्फा बाई अल्फा कॉस 5/2, जो पी डैश पॉइंट पे बन रहा है डबल स्लिट में। किसके किसके कारण बन रहा है, ये वाला तो हमको पता है, साइन अल्फा बाई अल्फा ये डिफ्रैक्शन वाला पार्ट को दिखाएगा, और cos 5/2 ये इंटरफेरेंस वाले पार्ट को दिखाएगा। मतलब पी डैश पॉइंट पे जो इंटरफेरेंस हो रहा है और जो डिफ्रैक्शन हो रहा है उसके दो हिस्से, एक सिंगल स्लिट वाला डिफ्रैक्शन विवर्तन, और दूसरा व्यतिकरण।
तो पी डेस का जो नेचर है इन दोनों से प्रभावित होगा। कैसे प्रभावित होगा भाई? वहां पे डिफ्रैक्शन भी होगा और वहां पे इंटरफेरेंस भी होगा। ठीक, चलिए आर की वैल्यू निकल के आ गई, तो तीव्रता कितनी की? इंटेंसिटी इसका स्क्वायर होता है ना एम्पलीट्यूड का, आयाम के वर्ग को तीव्रता बोलते हैं। तो आई इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर कर देंगे, तो आई इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर यानी कि 4, ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, अल्फा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2, ये है इंटेंसिटी आपका पी डेस पॉइंट पे। मतलब पी डेस पॉइंट पे जो लाइट की इंटेंसिटी है वो दो टर्म पे डिपेंड कर रहा है। एक साइन स्क्वायर अल्फा बाई अल्फा स्क्वायर, ये डिफ्रैक्टिंग टर्म है जो कि विवर्तन को दिखाता है, और कॉस स्क्वायर 5/2 ये किसको दिखा रहा है? व्यतिकरण को दिखा रहा है। तो इन दोनों पे डिपेंड करता है पी डेस पॉइंट पे इंटेंसिटी। इसको बता दीजिए कि पी डेस पर जो इंटेंसिटी है वो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस टर्म साइन स्क्वायर अल्फा बाई अल्फा स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 5/2 पे डिपेंड करता है। कॉस स्क्वायर 5/2 पे डिपेंड करेगा। लिख लिया? अब अपनी कॉपी में आप ये देखिए कि जब सिंगल स्लिट ले रहे थे हम लोग, तो कब मैक्सिमा था, कब मिनिमा था और कब सेकेंडरी मैक्सिमा आया था। पहली जो केस थी उसमें आपने कहा था कि आई की वैल्यू को अगर आई नॉट करना है, आप पहले ही बोल के रखे हैं, एक टर्म तो ये है जिस पे डिपेंड कर रहा है और दूसरा टर्म इस पे डिपेंड करता है। तो हम लोग पहले टर्म की बात करते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा बाई अल्फा स्क्वायर की। इसके लिए केंद्रीय उच्चिष्ट में क्या क्या कंडीशन आप पढ़े थे उस पे बात करिए। पहला कंडीशन था आपके पास केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए कि अगर थीटा की वैल्यू 0 है, कोई डिफ्रेक्शन नहीं हुआ, तो जो पी पॉइंट है वहां जाके ये इंसिडेंट होंगे और वहां इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम करने के लिए साइन अल्फा बाई अल्फा इक्वल टू 1 होना चाहिए। क्लियर है बात? ये इंटेंसिटी आप निकाले हैं सिंगल स्लिट में, आपकी कॉपी में आपको दिख रहा होगा। अब इसी क्रम में मैं बात करूं अगर निम्निष्ट की मिनिमा की, तो आई की वैल्यू मिनिमम कब होगी? तो आपने इस फॉर्मूले में कहा था या तो ये 0 हो या ये टर्म 0 हो। फिर आपने कहा था कि भाई हम इस टर्म को कभी 0 नहीं करेंगे। मैंने पूछा क्यों, तो आपका कहना था अगर इसको 0 कर देंगे ना सर, इस वाले टर्म को अगर 0 कर देंगे तो आपके पास कोई वेव ही नहीं रहेगा, और वेव ही नहीं रहेगा तो कहाँ का इंटरफेरेंस और कहाँ का डिफ्रेक्शन। तो 0 किसको करना है? इसको। फिर आपने ये भी कहा था 0 तो इसको कर लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए अल्फा 0 नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या कहा था आपने कि भाई एंगल की वैल्यू को 180 ले लेंगे, 360 ले लेंगे, इस तरीके से लेंगे, 0 बस नहीं लेंगे। याद आया? आई को 0 नहीं लेना है, साइन अल्फा 0 होगा, लेकिन अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 वाला केस। तो आपने कहा था कि अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस पाई एम पाई करेंगे, जहां एम की वैल्यू 0 को छोड़ के सब हो सकते हैं, 1 2 3 होगा ये अल्फा की वैल्यू। इस वैल्यू के लिए अगर मैं पाथ डिफरेंस पूछूं आपसे, तो आप बोलेंगे सर अल्फा कितना होता है? पाई बाई लेमडा ए साइन थीटा। देखिए 2 अल्फा की वैल्यू को आपने 2 पाई बाई लेमडा ए साइन थीटा कहा था, तो अल्फा की वैल्यू को पाई बाई लेमडा ए साइन थीटा कहेंगे। तो इसकी जगह अगर मैं ये वैल्यू रख दूं, तो ये वाला पाई ये वाले पाई से कैंसिल हुआ और लेमडा इधर ट्रांसफर होगा, तो पाथ डिफरेंस आया ए साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एम लेमडा का। किसके लिए? निम्निष्ट के लिए। बहुत ध्यान से समझिए, मैं उसी चीज को उतार रहा हूं, वो भी सेम टू सेम। अगला क्या निकाले थे उसमें? सेकेंडरी मैक्सिमा। यहां भी निकालिए सेकेंडरी मैक्सिमा, और मेरे को आप सीधा सीधा यहां बताइए सेकेंडरी मैक्सिमा कब निकलेगा। बाकी वो कैलकुलेशन ग्राफ बनाना है, y इक्वल टू अल्फा लेंगे, y इक्वल टू 10 अल्फा लेंगे, एक ही ग्राफ में प्लॉट करेंगे, जहां दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे सेकेंडरी मैक्सिमा बनेगा। कहां बनेगा? तो आपने कहा था 0 पे, प्लस माइनस 3 पाई/2 पे, 5 पाई/2 पे एंड सो ऑन बोले थे। ये तो बात हो गई द्वितीयक उच्चिष्ट की, जिसको आप पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना। अब अगर मैं अल्फा की वैल्यू रखूं, पाथ डिफरेंस पूछूं, ये तो फेज डिफरेंस निकला पाई बाई लेमडा, तो ये वाला पाई इस वाले पाई से कैंसिल हुआ, तो ए साइन थीटा,
देखिए 3π/2 कहने का मतलब 2m+1 करेंगे ना, इसकी वैल्यू अगर 1 कर दिया जाए, इसकी वैल्यू 1 कर दिया जाए तो 3π/2 आ सकता है ये। तो पाई और पाई कैंसिल हुआ, तो पथांतर की वैल्यू, पाथ डिफरेंस की वैल्यू a sin थीटा प्लस माइनस 2m+1 λ/2। ये किसके लिए है? सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए आपने ये रिजल्ट निकाला है। नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं इसकी। विवर्तन के बाद पहले व्यतिकरण हम लोग पढ़ चुके हैं। इंटरफेरेंस में आपने कहा था कि दीप्त और अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई समान होती है, ब्राइट मतलब विड्थ ऑफ द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज इक्वल होते हैं, और ये अल्टरनेट होते हैं, इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं। याद है आपको? तो इसमें भी दो बातें थी, एक तो था कंस्ट्रक्टिव यानी कि उच्चिष्ट के लिए, और कंस्ट्रक्टिव कब होता है? तो आप कहते हैं cos स्क्वायर 5/2 की वैल्यू अगर 1 हो जाए, cos स्क्वायर 5/2 की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो इंटेंसिटी I की वैल्यू मैक्सिमम होगी। कहने का मतलब अगर 5/2 n पाई के इक्वल आ जाएगा, n पाई हो जाएगा, तो हमको मैक्सिमा मिलेगा। अब 5/2 की वैल्यू रखिए, देखिए 5 की वैल्यू 2π/λ a प्लस बी साइन थीटा, तो 5/2 यानी कि 2 को इधर ट्रांसफर कर दे तो 5/2 कितना हो जाएगा? π/λ a प्लस बी साइन थीटा, π/λ a प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू n पाई, पाई और पाई कैंसिल, लेमडा को ट्रांसफर कर दीजिए, तो यहाँ पाथ डिफरेंस मैक्सिमा के लिए कितना आया? a प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू n लेमडा। वहां आया था मिनिमा के लिए a साइन थीटा इक्वल टू m लेमडा, याद आया? तो यहां पे उच्चिष्ट के लिए क्या दिखा आपको? a प्लस बी साइन थीटा प्लस माइनस n लेमडा। क्लियर हुआ? इसी क्रम में अब निम्निष्ट की बात करते हैं, मिनिमा की बात करते हैं, अदीप्त की बात करेंगे। अदीप्त फ्रिंज कब बनेंगे? जब cos स्क्वायर 5/2 इक्वल टू 0 हो। अब ये cos 5/2 0 कब होगा? जब ये 2n+1 π/2 होगा। और फाइव की वैल्यू अगर रख देंगे, 5/2 की वैल्यू अगर रखेंगे, देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर 5/2 इक्वल टू 0 कब होगा? जब 5/2 एंगल 2n+1 π/2 के इक्वल हो, और 5/2 की वैल्यू आप इतना रख देते हैं तो ये वाला पाई कैंसिल हुआ, तो पाथ डिफरेंस कितने का आ गया? a प्लस बी साइन थीटा, लेमडा को ट्रांसफर कर दीजिए 2n+1 λ/2। दोनों केस की बात कर ली आपने। एकल स्लिट से डिफ्रेक्शन आप पहले ही पढ़ चुके थे, और व्यतिकरण आप जानते हैं कि कब मैक्सिमा होगा और कब मिनिमा होगा, कब दीप्त फ्रिंज बनेगा, कब अदीप्त फ्रिंज बनेगा। दीप्त कब बनता है? तो जब पाथ डिफरेंस n लेमडा हो। अदीप्त कब बनता है? जब पाथ डिफरेंस 2n+1 λ/2 हो। यहां तक तो समझ में आ गया है। अब इन दोनों के लिए ग्राफ बनाइए। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे? देखिए, डिफ्रैक्शन के लिए एकल स्लिट में आपने ये ग्राफ बनाया है, और इसके बारे में आप जानते हैं कि 0 पे ये बना, पाई पे ये बनेगा, 2 पाई पे ऐसा होगा, ये सब चीज़ें आप जान रहे हैं। डिफ्रैक्शन के बाद इंटरफेरेंस में आप जानते हैं कि हर फ्रिंज की चौड़ाई एक सी होती है, मतलब जितना चौड़ा दीप्त होता है उतना चौड़ा अदीप्त होता है, और हर स्लिट की जो ऊंचाई है वो लगभग बराबर होगी। अब जब इन दोनों का गुणा हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे, तो मिल जाएंगे कहने का मतलब क्या हुआ? मिल जाएगा कहने का मतलब क्या हो गया? ये दोनों के दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मतलब दोनों जो स्लिट हैं, स्लिट ए बी और स्लिट सी डी से जो लाइट रे आ रही हैं, उन दोनों में व्यतिकरण होगा, और उस व्यतिकरण की इंटेंसिटी हर एक स्लिट के डिफ्रेक्शन से इफेक्ट पड़ेगा उसको। देखिए, ए बी स्लिट से दो प्रकाश तरंग आनी, व्यतिकरण के लिए क्या बोले थे आप? ए बी से लाइट रे आनी चाहिए और सी डी से लाइट रे आनी चाहिए, दोनों के दोनों कला संबद्ध होने चाहिए और एक ही बिंदु पर जाएंगे, तो इनमें व्यतिकरण होता है। लेकिन ये दोनों एकल स्लिट वाले हैं तो इसमें विवर्तन भी हो रहा है, तो जो पीडेस पॉइंट में व्यतिकरण की इंटेंसिटी होगी वो इस डिफ्रैक्शन से इफेक्टिव होगा। मतलब यहाँ पे इस तरीके का रिजल्ट दिखेंगे। ये जो पैटर्न है इंटरफेरेंस का, व्यतिकरण का, वो इसके हिसाब से इस तरीके से चेंज हो जाएगा। ठीक, क्या लिखेंगे इसमें? यहां जो ये रिजल्टेंट डायग्राम बना है, ये जो रिजल्टेंट डायग्राम है,
परिणामी चित्र है ये दोनों स्लिट से उत्पन्न प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण फ्रिंज होंगे और इस व्यतिकरण फ्रिंज की जो तीव्रता है वो विवर्तन से इफेक्ट पड़ेगा। क्या बोला मैंने? यहां जो ये परिणामी डायग्राम है, परिणामी चित्र में दोनों स्लिट से आने वाली प्रकाश तरंगों में व्यतिकरण होगा और जिसकी तीव्रता इस विवर्तन से प्रभावित होगी। ये डायग्राम ड्रॉ करके इस लाइन को लिखिए। क्या लिखें? क्या लिखें? परिणामी विवर्तन प्रतिरूप में तीव्रता का वितरण चित्र में दिखाया गया है जो विवर्तन पद तथा व्यतिकरण पद के गुणा से प्राप्त हुआ है। अब कुछ उच्चिष्ट इसमें लुप्त भी तो हो गए हैं। कैसे? देखिए तो, यहां देखिए, यहां पे अगर डायग्राम देखें तो ये हर एक को तो उच्चिष्ट ही होना था। यहां पे देखिए गायब हो गया है, यहां ये गायब हुआ है, फिर यहां ये गायब हुआ है। इस विवर्तन के हिसाब से ये जो इंटेंसिटी मैक्सिमम होनी थी वो मिनिमम हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो मिनिमा था यहाँ के मैक्सिमा के साथ ओवरलैप हुआ है। तो कुछ उच्चिष्ट क्या हो गए हैं? इसमें विलोपित हो गए हैं। तो उच्चिष्टों के विलुप्ति का क्रम निकालना है। तो एक काम बताओ बेटा, व्यतिकरण के लिए पाथ डिफरेंस कितना निकाले हो आप? मैक्सिमा का a प्लस बी साइन थीटा। और विवर्तन के लिए मिनिमा कितना निकाले हो आप? a साइन थीटा इक्वल टू एम लेमडा। याद है? इन दोनों को अगर सॉल्व कर दें, मतलब दोनों को अगर डिवाइड कर देते हैं तो a प्लस बी बाई ए आ जाएगा, साइन थीटा कैंसिल, लेमडा और लेमडा कैंसिल होकर के n बाई एम आएगा। मतलब ये आया। यहाँ m और n दोनों के मान को आप जानते हैं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। हम लोग को बात करना है विलुप्त होने वाले व्यतिकरण उच्चिष्ट के क्रम को। दिखाएगा ये क्रम को दिखाएगा, मतलब n और m दोनों के दोनों क्या हैं? इंटीजर हैं। तो ये a प्लस बी बाई ए भी क्या होगा? पूर्णांक ही होंगे। कैसे? कैसे? इसको नोट कर लीजिए कैसे होंगे। देखिए, अगर मैं ये कहूं कि b का मान मान लेते हैं 2a है, b का मान मान लेते हैं 2a है। अब ये b का मान 2a है, क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि जो ये व्यतिकरण उच्चिष्ट हैं, फ्रिंजों की जो चौड़ाई है और केंद्रीय विवर्तन जो उच्चिष्ट है वो दोनों स्लिट के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। क्या बोल रहा हूं मैं? सुन रहे हैं आप? मेरा कहना है फ्रिंज की जो चौड़ाई है, फ्रिंज विड्थ जो होता है, और सेंट्रल मैक्सिमा जो होगा, ठीक है, और उसमें व्यतिकरण उच्चिष्टों की संख्या, मतलब कितने उच्चिष्ट अंदर हैं उसके मैक्सिमा के, सेंट्रल मैक्सिमा के अंदर में कितने व्यतिकरण उच्चिष्ट आएंगे, वो बात डिपेंड करता है बी पर। ठीक है? इस डायग्राम में देखिए कितने उच्चिष्ट अंदर आए हैं, कितने उच्चिष्ट अंदर आए हैं, वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? बी के ऊपर। इसलिए अगर b की वैल्यू 2a है, b की वैल्यू ट्वाइस ऑफ द विड्थ है, तो आपके पास कैलकुलेशन a प्लस 2a बाई ए इक्वल टू एन बाई एम, तो ये 3a बाई ए और a कैंसिल हुआ तो n की वैल्यू 3m है। मतलब अगर m का मान 0 कर दें, m का मान 1 2 3 करेंगे तो n की वैल्यू 3 6 और 9 आएगा। कहने का मतलब ये है कि तीसरे नंबर का, छठवें नंबर का, 9वें नंबर का, 12वें नंबर का ये जो व्यतिकरण उच्चिष्ट हैं वो एब्सेंट हो जाएंगे, अनुपस्थित रहेंगे। ठीक? ये है आपका डबल स्लिट डिफ्रैक्शन। सिंगल स्लिट आता है तो डबल स्लिट आ गया, और अगर ये दोनों आता है तो एन स्लिट भी आ जाएगा।